नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल अग्रवाल। दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इंडियन पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी को देखते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट 10 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, each of the preambles of India and USA begins by stating we the people, यानी कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया और यूएसए दोनों देशों के जो प्रियम्बल्स हैं, यानी कि जो प्रियम्बल है वो वी द पीपल से शुरू होता है। तो इंडिया का प्रियम्बल तो आप सभी को पता है कि वी द पीपल से शुरू होता है। क्या आपको पता है यूएसए का प्रियम्बल भी वी द पीपल से ही शुरू होता है? अगर आपको नहीं पता तो एक बार यूएसए का प्रियम्बल जरूर ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे सही है। Now, second statement, to exercise universal adult franchise at the time of general elections is a fundamental duty enshrined in the Indian Constitution। तो दोस्तों, यहां पे ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आपका जो वोट करने का राइट है, आप जो वोट करने जाते हो, वो एक फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में वोट करने की ड्यूटी नहीं आती, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आता। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। काफी स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वोट करने की ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी है। दोस्तों, ड्यूटी जरूर है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में उसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। सो यूएस का प्रियम्बल आप देख सकते हो, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो स्टेटमेंट्स हैं, और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका आंसर ये क्यों होगा, या फिर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। चलिए, अ लॉ इंटेंडेड to restrict fundamental rights of members of paramilitary and police forces can be enacted by the parliament only, and declaration of martial law in a particular area of a state of India affects both fundamental rights and legislative powers between the center and the respective state। तो दोस्तों, आप सभी ने आर्टिकल 33 पढ़ा होगा। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का लॉ बना सकती है, लेकिन वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, राज्य नहीं बना सकते। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट ओनली, ये बिल्कुल सही है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं, मार्शल लॉ। तो दोस्तों देखो, एक होता है मार्शल लॉ और एक होती है नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों पे भी फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच में जो लॉ डिवीजन पावर है, लेजिस्लेटिव पावर जो डिवाइड किया गया है, उस पे भी असर पड़ता है। लेकिन जब मार्शल लॉ लगता है तब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही प्रभावित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे असर पड़ता है, लेजिस्लेटिव पावर्स पे असर नहीं पड़ता। सो दैट इज द रीजन सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा, क्योंकि यहां पे अफेक्ट्स बोथ लिखा है। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। ठीक है। सो आर्टिकल 33 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड सो ऑन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, a bill for the purpose of amendment can be introduced by both ministers as well as private members of the parliament। तो यानी कि यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अमेंडमेंट के पर्पस के लिए जो बिल लाया जाता है वो मिनिस्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर्स भी, यानी कि वो व्यक्ति जो मिनिस्टर्स नहीं है। आपको पता होना चाहिए प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे सही है। The president can use only pocket veto in case of amendment bills। दोस्तों, अमेंडमेंट बिल्स के केस में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर होती ही नहीं है, तो पॉकेट वीटो भी नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। एवरी अमेंडमेंट बिल शुड बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। हर एक बिल को राज्यों द्वारा रेटिफाई नहीं कराया जाता, सिर्फ उन्हीं बिल्स को रेटिफाई कराया जाता है जो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड होते हैं। अगर वो फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है तो उनके रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत होगा, सही जवाब होगा इसका ओनली वन, दैट इज बी। ठीक है। अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को यस ही बोलना है, वीटो पावर नहीं होती।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है या फिर प्रेसिडेंट को बेसिकली प्रेसिडेंट खुद ही रिजाइन कर देता है, तो उस केस में जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, ये तो पता ही है। नाउ द सीएजी ऑफ इंडिया is mentioned in the second and third schedule of the constitution। तो दोस्तों सीएजी सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, थर्ड में नहीं। ये गलती होती है, ध्यान रखना। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा, सही जवाब होगा इसका ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम ऑफिस आफ्टर द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय। अब दोस्तों प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन सी मेजोरिटी का यूज होता है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, इसका यूज होता है लोकसभा स्पीकर को हटाने के केस में। अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी गलत है। देन अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो दोस्तों प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, यानी कि सबसे मजबूत मेजोरिटी यूज की जाएगी। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग: नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। चार यहां पे स्टेटमेंट्स हैं। आपको यह पूछा गया है कि इन चारों में से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू विच ऑफ द अबव इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि इन चारों में से 1951 के आरपीए में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, दैट इज 1, 2 एंड 3, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो 1950 के आरपीए में आता है, 1951 में नहीं। सो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही हैं। सही जवाब होगा इसका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कि प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, सो दोस्तों बोथ द इमरजेंसीज इफेक्ट फंडामेंटल राइट, गलत है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तब आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई असर नहीं होता। नेशनल इमरजेंसी के केस में होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा। अ पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी व्हाइल अ स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी को लेके अप्रूवल की बात आती है तब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। जब राष्ट्रपति शासन के अप्रूवल की बात आती है तब सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, सही जवाब इसका होगा ओनली वन, दैट इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, Article 324 has made which of the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the election commission। ठीक है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपको पता ही है। पहला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ये जो सेफ गार्ड है ना, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाला जो ग्राउंड है वो मौजूद ना हो। लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर के केस में ये बात लागू नहीं होती है, और ये एक विवादित मुद्दा भी है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए सेफगार्ड क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। द सर्विस कंडीशन ऑफ द सीईसी कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ये बिल्कुल सही है। एक बार आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, उसके बाद आप उनकी सर्विस कंडीशन को कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2, दैट इज बी। चलिए, अ मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज। देखो, अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है, ठीक है, और मान लो उसका टर्म खत्म हो गया, तो वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, वो दोबारा यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। मतलब अगर यूपीएससी का मेंबर है तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन वो दोबारा यूपीएससी का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो दोबारा स्टेट पीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल आर इज अ पर्सन, वो अभी यूपीएससी का मेंबर है और उसका टर्म खत्म हो गया, तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। मेंबर था, चेयरमैन बन सकता है, लेकिन दोबारा मेंबर नहीं बन सकता। और उसी तरीके से स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, सो अ मेंबर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, करेक्ट है। चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, करेक्ट है। मेंबर ऑफ यूपीएससी रीअपॉइंटमेंट, इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ठीक है,
चलिए आखिरी सवाल दोस्तों आज की इस वीडियो का, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, और क्योंकि इसे एक पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इसे एडमिनिस्टर करती है। इट रेगुलेट्स द होल्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। देखो होल्डिंग यानी कि जमाखोरी, होल्डिंग की जो चीजें हैं वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आती दोस्तों, होल्डिंग आता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा, बाकी दोनों सही। सही जवाब होगा इसका एक। ठीक है, सो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन एंड आल्सो टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर बताएं, बहुत जल्दी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।